हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एसएससी सीजीएल 2025 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में, जिसके अंदर आज हमारे इस वीडियो सेशन का हम डिस्कशन लेकर चलेंगे 22 सितंबर को जो शिफ्ट नंबर 1 आप लोगों की कराई गई थी उस पर आधारित जो 25 सवाल जीएस से बने थे उन पर। चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। इससे पहले कि जितने भी शिफ्ट्स हैं उनका टोटल नंबर ऑफ वीडियोस 30, यानी कि 30 शिफ्ट्स का डिस्कशन ऑलरेडी मैंने आपको करा रखा है। आप उसको एक बार फॉलो करके देखिएगा, आपको मजा आएगा, आप लोगों को फायदा लगेगा, क्योंकि सिर्फ मैंने वो 25 सवाल डिस्कस नहीं करे हैं, उनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा बातें हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, जिनसे संबंधित बातों का हमें आइडिया होना चाहिए, मैंने उस पर बातें करी हैं। इवन जो स्टेटमेंट्स या फिर ऑप्शंस गलत हैं मैंने उन पर भी चर्चा करी है। मैंने बताया है कि वो ऑप्शन गलत क्यों है, और अगर उससे संबंधित कोई बात आपको पता होनी चाहिए, मैंने वो भी आप लोगों को बताई है। तो चलिए फिर इसी तरीके का ये डिस्कशन हमारा हम कंटिन्यू करते हैं। अभी 16 शिफ्ट आपकी और बचती हैं, तो उसके बाद फिर आपका ये जीएस का डिस्कशन पूरा हो जाएगा। तो चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। और पहला सवाल इस क्लास का ये रहा आपके सामने। पहला सवाल आपसे पूछता है कि भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन बताइए, दिए गए चार विकल्प में से कौन सा है। इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन इज विच ऑफ दीज फोर। चंद्रयान वन का नाम दिया गया है, गगनयान ऑप्शन में है, आदित्य एल1 है, और मार्स ऑर्बिटल मिशन। ये चार विकल्प इन्होंने आपको एक एक करके अपने विकल्पों के रूप में यूज किए हैं। पहला हम चंद्रयान की बात करते हैं। ये भारत का पहला मून मिशन था। इंटरप्लैनेटरी मिशन थोड़ी ना था, ये तो पहला मून मिशन था, जिसको कब लॉन्च करा गया था, 2008 के अंदर लॉन्च करा गया था। तो मेजर अचीवमेंट इसके अंदर यही थी कि चंद्रमा के सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स को खोजने में इस चंद्रयान वन की मदद ली गई थी। दूसरा, आप लोगों को गगनयान इन्होंने ऑप्शन दिया है। अब गगनयान अगर आपको पता है कि क्या है, तो तभी आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे या फिर आप इसको सही कर पाओगे। तो गगनयान ये भारत का एक अपकमिंग ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट मिशन है। हम यहां पर लिख देते हैं, ये क्या है, एक ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट मिशन, भारत का पहला। तो क्या ये पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन है? क्या हम इसको सही करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका उद्देश्य तो ये है कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जिन्हें हम व्योमनॉट्स भी कहते हैं, उनको स्पेस में भेजा जाएगा। तो ये मार्स जैसे आपका इंटरप्लैनेटरी जो मिशन था वो नहीं है। तो आंसर तो आपको आइडिया मैंने दे ही दिया। आदित्य एल1 को भी हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। ये भारत का पहला सोलर मिशन है। सोलर मिशन आदित्य एल1, तो एल1 पॉइंट पर स्थापित किया गया, और सन की जो कोरोना है और जो सोलर से आने वाली या फिर जो सोलर विंड्स है उनको स्टडी करने का काम ये आदित्य एल1 करता है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा। हिंट भी मैंने आपको दे दिया था। आपको ये जो ऑप्शन नंबर 4 में इन्होंने मंगलयान यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन दिया गया है, यही आपके भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था। यानी कि ऐसा मिशन जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर किसी दूसरे ग्रह पर किया गया हो। तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना, जिसने पहली अपनी प्रयास में, अपनी पहली कोशिश में ही मंगल की जो कक्षा थी उसको प्राप्त कर लिया था। तो याद रखेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर इस मंगलयान पर हम चर्चा कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा बातें हमें पता होनी चाहिए कि जो लॉन्चिंग व्हीकल यूज करा गया था वो कौन सा करा गया था, पीएसएलवी। पीएसएलवी कौन सा, पीएसएलवी C-25। ये आपका एग्जाम्स में आ चुका है। लगभग 450 करोड़ का इसमें खर्च आया था। आपने मूवी भी देख रखी होगी इस पर आधारित। तो ये बहुत ही कम लागत पर बनाया गया हमारा मिशन था। इसका नाम क्या था, इसका एक निकनेम रखा गया था, MOM। तो ये मार्स ऑर्बिटर मिशन या फिर मॉम के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको अचीव करने के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन जाता है, या फिर हमारी जो इसरो है वो चौथी ऐसी स्पेस एजेंसी बनती है जो कि मार्स पर पहुंच पाती है। उससे पहले यूएसएसआर कर चुका था, यूएस और यूरोप ये वाला काम कर चुके थे। तो ये चीजें क्लियर है जो हमने बातें करी। बाकी के ऑप्शन हमने क्यों एलिमिनेट करे मैंने वो भी आप लोगों को बताया, ठीक है। अब यहाँ पर यार इसरो का जिक्र हो रहा है, तो इसरो का हेड क्वार्टर आप लोगों को पता होना चाहिए।
बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, इसरो का हेडक्वार्टर। और अगर मैं इसरो के फाउंडर का नाम आपसे पूछूं तो सभी लोगों को फाउंडर के बारे में पता होता है, विक्रम साराभाई। हम इसरो के फाउंडर के रूप में जानते ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस ब्रिक्स देश की तटरेखा सबसे लंबी है? विच ब्रिक्स कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तो आपको पता है कि ज्योग्राफी के अंदर ये एक स्टैटिक फॉर्म में हमसे सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि जो कोस्ट लाइन बेस है वो हमारे देश के कौन से राज्य की है, या फिर किसी भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को उठाकर पूछ लेंगे कि बताइए कि इन सभी देशों के अंदर किसकी कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा है, या फिर किसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, या फिर किसका एरिया सबसे ज्यादा है। तो ये जो रशिया, ब्राजील, चाइना और साउथ अफ्रीका का ऑप्शन आपको इन्होंने दिया है, इन सभी में आपको रशिया नजर आएगा, जिसकी कोस्ट लाइन इन कंपैरिजन टू द अदर्स आपको हाईएस्ट नजर आएगी। ठीक है, तो रशिया तीन मेजर बड़े बड़े जो समुद्र है, जो ओशियंस है, उनसे जुड़ा हुआ है। एक तरफ आपको आर्कटिक ओशन नजर आएगा, दूसरी तरफ आपको पैसिफिक ओशन के साथ भी इसका बॉन्डिंग नजर आएगा, और एक तरफ आपको अटलांटिक से कनेक्शन इस रशियन कंट्री की नजर आएगी। तो इसकी कोस्ट लाइन बहुत ही ज्यादा बड़ी नजर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक ग्रुपिंग की बात हुई है जिसको हम ब्रिक्स कह रहे हैं, तो आप लोगों को ये बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुपिंग्स होती है ना, इनके इनके जो भी आपने न्यूज में बातें चल रही हैं वो देखनी है, और इनसे संबंधित कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए। जैसे कि ब्रिक्स क्या है, ये कुछ इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक ग्रुप है, जिसमें ब्राजील आता है, रशिया आता है, हमारा इंडिया आता है, चाइना आता है, साउथ अफ्रीका है। अब इसमें कई सारे कुछ न्यू मेंबर्स यानी कि कुछ नए सदस्यों को भी जोड़ा गया है, जैसे कि इजिप्ट, यूएई, ईरान, इथोपिया, ये सारे के सारे ब्रिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हमें याद रखना है। बाकी सवाल का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? रशिया हो जाएगा, वो हमारे लिए इजी है। ऑप्शन में देखो इन्होंने ब्राजील दिया था। अगर मैं ब्राजील का डिस्कशन करूं तो ब्राजील की कोस्ट लाइन लंबी है, अब लगभग 7,500 किलोमीटर की है, लेकिन रशिया के कंपैरिजन में वो आपको कम नजर आएगी। अच्छा, रशिया की है कितनी? अभी मैंने पीछे आप लोगों को ये तो बताया कि भाई हाँ, ये मेजर इन तीन ओशियंस के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जो टोटल लेंथ है वो 37,000 किलोमीटर रशिया की आपको कोस्ट लाइन नजर आएगी। तो ये एक बड़ी चीज हो जाती है। ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया अगर आपको कल से पूछा जाएगा, आप रशिया का ही नाम लेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड किसकी है, तो वहां पर आपको कनाडा का नाम लेना है। इंडिया की कोस्ट लाइन के बारे में पूछा जाएगा तो लगभग 7500 किलोमीटर की हमारे देश की कोस्ट लाइन नजर आएगी। तो अगर क्वेश्चन में आपको लार्जेस्ट नजर आए, आपको कोल्ड रीजन नजर आए, आपको आर्कटिक का एक्सेस नजर आए, या फिर मैक्सिमम टाइम जोन किसके पास है, ऐसा कुछ भी नजर आए, तो रशिया अक्सर उसका आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस भारतीय मार्शल आर्ट में उरुमी नामक लचीली तलवार का प्रयोग होता है? विच इंडियन मार्शल आर्ट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ अ फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड कॉल? इसका नाम याद रखिएगा, उरुमी। अब भाई ये क्या है? ये एक तरीके से स्टैटिक बेस्ड सवाल है। हम कई सारे डांस परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि बताइए कि वो कौन से राज्य से संबंधित है, लेकिन इसमें इन्होंने क्या यूज किया, एक मार्शल आर्ट का नाम आपको दे दिया, मार्शल आर्ट का नाम आपसे पूछ लिया, और उसमें कुछ चीज यूज होती है उसका नाम आपको देकर पूछ लिया कि बताइए कौन सा है। तो यहाँ पर ये जो कलरीपयट्टू आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है ना, ये भारत की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट में से एक मानी जाती है, और इसका जो ओरिजिन केंद्र है वो कौन सा रहेगा? वो केरला रहेगा। ये केरल से ओरिजिनेटेड है। अब इसके अंदर यूज होने वाली ये जो उरुमी है, ये फ्लेक्सिबल यानी कि काफी लचीली तलवार होती है, जो चाबुक की जैसे घूमती है, और काफी डेंजरस वेपन के रूप में इसको कंसिडर भी करा जाता है। तो ओरिजिन हमारे लिए अंदर इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या था वो हमने जान लिया, और कलेरापट्टू के बारे में कई सारे इसके अंदर मतलब फीचर्स हैं, इसकी विशेषताएं, जैसे कि इसमें वेपन्स यानी कि हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है, इसके अंदर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी का प्रदर्शन करा जाता है, इसके अंदर स्ट्राइक्स करी जाती हैं, किकिंग करी जाती है। तो कई सारी टेक्निक्स इसके अंदर यूज होती हैं। ठीक है, अब देखो, लेकिन ये तो चलो हमने यहाँ पर देख लिया जो कि इस सवाल का हमें आंसर पता होना चाहिए, लेकिन जो ऑप्शन गलत है, जैसे कि यहाँ पर सिलम्बम है,
कल को मान लो कि पूछ लें इसका नाम देख करके ये कौन से राज्य से संबंधित एक मार्शल आर्ट है, तो एटलीस्ट हमें इतना पता हो कि ये तमिलनाडु की मार्शल आर्ट है, जिसके अंदर जो मुख्य वेपन ये यूज करते हैं वो करते हैं बांस, बैम्बू, बांस को इसके अंदर यूज करा जाता है। ऐसे ही गतका को हमने इस सवाल के आंसर के रूप में एलिमिनेट किया, लेकिन हमसे पूछा जाएगा बताइए कि ये कहां से संबंधित है, ये तो ये आपका गतका आता है पंजाब से। पंजाब, या फिर मैं इसको सिख कम्युनिटी के साथ लिंक कर दूंगा कि सिख वॉरियर्स के द्वारा इसको प्रैक्टिस की जाती है इसका यूज करके। ऐसे ही हमने यहाँ पर थांगटा को एलिमिनेट किया। थांगटा को लेकर आपको पता है ये मार्शल आर्ट है मणिपुर की, और इस पर आधारित भी आपके मल्टीपल टाइम सवाल पूछे जाते रहते हैं। जहां पर ये जो थांग है इसका मतलब ही तलवार होता है, स्वॉर्ड, और जो टा होता है उसका मतलब होता है स्पीयर। समझ गए? तो ये जो मार्शल आर्ट्स हैं हमारे देश के अंदर, उनके संबंधित राज्य हमें पता होना चाहिए। याद रखिएगा कलिरापट्टू आपका कहाँ से है, इसके नाम में ही कलरी आ रहा है तो केरला से आप इसको याद रख लेंगे। यहाँ पर मैंने सीलम्बम का आपको बता दिया, वो तमिलनाडु से है। मैंने यहाँ पर गत्का का आपको बता दिया, गत्का आपका पंजाब से है। मैंने आपको थांगटा का बता दिया कि वो मणिपुर से है। इसके अलावा एक और याद रखिएगा जो कई बार पूछा जा चुका है, वो है मलखंब। मल्लखंब ये भी एक मार्शल आर्ट का प्रकार है, जिसको हम लिंक करते हैं महाराष्ट्र राज्य से। तो ये कृपया करके याद रखिएगा। कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये जो कलरपट्टू है इसने एशिया के अंदर यूज होने वाली मार्शल आर्ट जैसे कि कुंफू है उसका काफी उसके अंदर मतलब अपना इन्फ्लुएंस दिया। ठीक है। नेक्स्ट है 1952 में भारत में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला किस शहर में जीती थी? In which city did India win its first ever test series against England in 1952? मैं देखो जो लोग क्रिकेट प्रेमी हैं उनको ऐसे सवाल इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो पहले तो इस सवाल के अंदर एक आपको जानकारी इन्होंने दी है कि इंडिया ने जो सबसे पहली टेस्ट श्रृंखला अपनी जीती थी वो किसके अगेंस्ट में जीती थी? इंग्लैंड के अगेंस्ट में जीती थी 1952 के अंदर। तो ये हमारे लिए सबसे पहली चीज है, लेकिन जीती कहां पर थी? तो उसमें आपको जो शहर याद रखना है वो था चेन्नई। तो इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट अपनी पहली फर्स्ट एवर टेस्ट सीरीज विक्ट्री है या फिर टेस्ट श्रृंखला जो जीत है वो 1952 के अंदर खेली थी, और ये हिस्टोरिक विन मद्रास में हुई थी, जिसे आज के समय में हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। उस समय भारत का जो क्रिकेट था वो काफी ग्रेजुअली स्ट्रांग हो रहा था, और ये जो जीत थी वो भारत के क्रिकेट के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। तो इस बात को हम याद रखेंगे कि वेन्यू क्या था? मद्रास था, जो कि आज के समय में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। अब मुझे बताओ कि इस टेस्ट श्रृंखला के अंदर भारत का जो कैप्टन थे वो कौन थे? तो वो थे विजय हजारे, जिनके नाम पर अब हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर एक पूरी की पूरी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराई जाती है। तो मतलब इंग्लैंड को इंडिया ने सीरीज में हराया था, और इस जीत ने इंडिया को वर्ल्ड कप में एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी दिया था। ठीक है। तो याद रखेंगे, अगर आपसे कल कोई पूछा जाएगा कि इंडिया का पहला जो टेस्ट मैच जीत थी वो किसके अगेंस्ट में थी? इंग्लैंड के अगेंस्ट में थी, इसी श्रृंखला के अंदर थी 1952 के अंदर। वेन्यू क्या था? वही चेन्नई मद्रास था। तो याद रखेंगे। बाकी ऑप्शन हम इसके अंदर एलिमिनेट कर देंगे, आसान था। नेक्स्ट है कौन सा आदिवासी समुदाय वांगला त्योहार मनाता है? वांगला त्योहार मनाने वाले समुदाय का नाम इन्होंने आपसे पूछ लिया है। तो वांगला त्योहार, पहला ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक ट्राइब है जिसका संबंध मैं आपको हिंट देता हूं, मेघालय। ये मेघालय से एसोसिएटेड एक जनजाति है, एक समुदाय है आदिवासी, जिसको हम गारो ट्राइब के नाम से जानते हैं। तो ये जो डी ऑप्शन में आपको गारो ट्राइब दी गई है, ये इस ट्राइब के द्वारा मनाए जाने वाला एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, जिससे फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स भी कहा जाता है। मेनली मतलब जो सूर्य देव है ना, उनका अलग नाम है। मतलब मेघालय के इस ट्राइब के द्वारा सूर्य देव को नाम दिया जाता है सालजोंग। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सालजोंग। ये कौन है? ये मैं सन गॉड बोल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो इनको एक थैंक्स देने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हार्वेस्टिंग सीजन का जब एंड हो रहा होता है तब इसको मनाया जाता है। स्टेट मैंने आपको मेघालय इसमें बता दिया, ट्राइब मैंने आपको गारो बता दी। किस प्रकार का है ये? एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, यानी कि फसल उत्सव है। ठीक है।
अब इसमें देखो और भी ऑप्शंस के अंदर आपको कुछ ट्राइब्स के नाम दिए गए हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मल्टीपल ट्राइब्स हमसे एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। अब चलो भी बताओ मुझे, लगे हाथों, बोडो ट्राइब किस राज्य से एसोसिएटेड है? असम राज्य से संबंधित है। इनका मुझे आप बताइए कि कौन सा वो फेस्टिवल है जो कि काफी फेमस माना जाता है। तो विसागु एक फेस्टिवल है, याद रखिएगा, BWISAGU, बिसागु। ये इनका एक मुख्य त्योहार है जो ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। संथाल ट्राइब, बताइए संथाल ट्राइब कहाँ से? ये झारखंड और वेस्ट बंगाल वाले राज्यों के अंदर आपको मेजरली पाई जाती है। इनका जो मेजर फेस्टिवल है वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा सोहराई। ये याद रखने हैं, ये ऐसे नहीं है कि मैंने ऐसे ही बता दिया है। अगर मैं कोई चीज आपको यहाँ पर एफर्ट डालकर बता रहा हूँ तो आपको भी पता होना चाहिए। तीसरे पर है भाई आपका मीजो। मीजो को नीचे लिख देते हैं। मिजोर का जो संबंधित राज्य है वो कौन सा है? वो है मिजोरम। और इस मिजो ट्राइब के कई सारे मतलब फेस्टिवल्स हैं जो कि काफी चर्चित रहते हैं, जैसे कि मीमकुट, ये एक इनका फेस्टिवल है। और भी मल्टीपल फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि आपने चापचार कुट के बारे में भी सुना होगा। यहीं पर लिख दूं, चापचार कुट। ये मतलब फेस्टिवल्स हैं। और मैंने आपको संबंधित जो समुदाय था उनका राज्य आपको बता दिया कि गारो का जो फेस्टिवल है वो क्या है, मैंने वो भी आप लोगों को बताने की कोशिश करी, जो कि इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया था, मतलब सवाल में ही वांगला करके दे दिया था। बोडो का मैंने बता दिया, उनका चापचार, सॉरी आपका असम से है, और बिसागु उनका बोडो का है। संथाल के बारे में मैंने बता दिया कि वो सोहराई नाम का एक अपना अच्छा फेस्टिवल मनाते हैं, याद रखना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इस पिछले कानून को बदलने के लिए अधिनियमित किया गया है। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछ लिया। मल्टीपल जो एग्जाम्स है उसमें और ज्यादा डिटेल के अंदर बातें पूछी गई, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हैज बीन इनेक्टेड टू रिप्लेस विच प्रीवियस लॉज। तो ये जो बीएसए है ना, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराना जो इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था 1872 वाला, इसको क्या किया? इसको रिप्लेस किया। तो इंडिया के जो क्रिमिनल जस्टिस है उनको रिफॉर्म करने का एक पार्ट है। 3 नए क्रिमिनल लॉज 2023 के अंदर लाए गए थे, जिसमें से बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, इस पर पहले बात कर चुका हूं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस के नाम से जान रहे हैं। भी बीएनएसएस ने किसको रिप्लेस किया था? ये कल को पूछा जाए तो इसने सीआरपीसी को करा था। बीएनएस ने किसको किया था? आईपीसी को करा था। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और तीसरा आपका यही था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये रिप्लेस करता है इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 को। ठीक है। अब इसके अंदर ना कई सारी बातें बनती हैं, जैसे कि जो डिजिटल एविडेंस है यानी कि डिजिटल साक्ष्य हैं, उनको स्ट्रॉन्गर एक लीगल रिकॉग्निशन इसके जरिए यहाँ पर हमारे देश में दिया गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी जरूरत को बढ़ाया गया है। जो आधुनिक तकनीक है उसको इसके अंदर इंक्लूड करा गया है। तो ये बातें भी भाई हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब भाई ये सवाल है ना अपॉइंटमेंट बेस्ड, मतलब किसी की हाल फिलहाल में नियुक्ति हुई हो उस पर आधारित सवाल है। तो अब जब भी, मे बी अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब मैंने बनाया है मे बी कुछ समय बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में किसी इंपॉर्टेंट संस्था के अंदर अगर किसी की नियुक्ति हुई है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अप्रैल 2025 के अंदर जिनकी नियुक्ति इस लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर करी गई थी वो थे जस्टिस अरुण पल्ली। इनका नाम हमें याद रखना है। तो मतलब ये एक तरीके से करंट अफेयर बेस्ड सवाल है। ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा करी जाती है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा राष्ट्रपति को जो भी रिकमेंडेशन दी जाती है उस आधार पर करी जाती है। ठीक है। अगर कल कोई पूछा जाएगा कि हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो आंसर आप क्या लगाओगे? आप राष्ट्रपति लगाओगे। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जो हाई कोर्ट से संबंधित आर्टिकल है, हर स्टेट के लिए हाई कोर्ट जो बनाया गया है वो कौन सा आर्टिकल है? एनीवन? वो 214 है, आप लोगों को याद रखना है। जम्मू एंड कश्मीर
और लद्दाख के लिए कॉमन हाई कोर्ट है, ये दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इंडिया का जो हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है वो कौन सा है, वो सबको पता है, वो सुप्रीम कोर्ट है, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने का काम किसका होता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर होता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। भारत में 16 पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है। इन इंडिया द शोला इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ दीज फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट्स, और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। अब पहले तो आप में से आधे लोग बोलोगे कि ये जो शोला इकोसिस्टम या फिर शोला पारिस्थितिकी तंत्र है वो है क्या चीज। तो हमारा जो दक्षिण भारत है उसके हाई ऑल्टीट्यूड के जो पहाड़ी इलाके होते हैं ये वहां पर पाया जाता है, स्पेशली जो पश्चिमी घाट है, या फिर जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, या फिर जो अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, ये यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और इस इकोसिस्टम के अंदर आपको घास के मैदान नजर आएंगे, आपको जो जंगल है उनके पैचेस का एक यूनिक कॉम्बिनेशन नजर आता है। जो घाटियां हैं उन घाटियों के डिप्रेशन में आपको फॉरेस्ट नजर आएंगे, और उनके अराउंड में आपको घास के मैदान नजर आएंगे, तो वो चीजें आपको इसके अंदर नजर आती हैं। तो चलो एक एक करके स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला है शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र होता है, ये गलत करना पड़ेगा। सोलर इकोसिस्टम में आपको ह्यूमिडिटी नजर आती है, वो ह्यूमिड होता है, वहां पर हाई रेनफॉल रीजन आपको देखने के लिए मिलता है, ये ड्राई एरियाज के अंदर नहीं होता है। दूसरा है घास के मैदानों में विस्तृत क्षेत्रों में घिरी घाटियों के अवसादों और तहत में पेड़ों की वृद्धि, यानी कि ग्रोथ ऑफ ट्रीज इन द डिप्रेशंस एंड फोल्ड्स ऑफ वैलीज सराउंडेड बाय एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ ग्रासलैंड्स। अभी मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया, यही तो शोला इकोसिस्टम की एक मेन आइडेंटिटी है जो कि इन्होंने इसके अंदर बताई है। दूसरा है घनी वनस्पति वाले क्षेत्रों में शंकुधारी वृक्षों का प्रभुत्व, जी नहीं, डोमिनेंस ऑफ कॉनिफर्स इन एरियाज ऑफ डेंस वेजिटेशन, ऐसा नहीं होता है। जो ये शंकुधारी वृक्ष या फिर कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं ना, वो मेनली आपको मिलते हैं हिमालयन रीजन के अंदर। शोला इकोसिस्टम के अंदर तो आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार वन देखने के लिए मिलता है, बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा वहां पर नजर आती है, तो ये याद रखेंगे। तो सिर्फ सेकंड करेक्ट होने की वजह से ये ए वाला ऑप्शन इसमें सही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ किले में मूलतः लगभग कितने जल निकाय मौजूद थे? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी वाटर बॉडीज ओरिजिनली एग्जिस्टेड इन चित्तौड़गढ़ फोर्ट। एक मिनट रुकिएगा, ये मेरा लैपटॉप क्यों हिल रहा है, ये पंखे की वजह से हिल रहा है। अभी आई थिंक नहीं, ये कैमरा हिल रहा था, क्या इसके ऊपर जो लगा रखा है ना मैंने, तभी इसको शायद नहीं हिल रहा होगा। अब देखो इन्होंने क्या पूछा है कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर ओरिजिनली कितनी वाटर बॉडी लगभग आपकी एग्जिस्ट करा करती थी। अब चित्तौड़गढ़ फोर्ट का जब हम डिस्कशन करते हैं, आपको पता है कि राजस्थान का एक काफी फेमस इतिहासकार एक किला है, और इस किले के अंदर ओरिजिनली जो जल निकाय हुआ करते थे वो 84 हुआ करते थे। ये मतलब संबंधित जानकारी है। ठीक है, तो ये भी अगर हम याद रखें तो बढ़िया रहेगा। अब इसमें कई सारी चीजें हुआ करती थी, इसमें तालाब हुआ करते थे, इसमें कुएं हुआ करते थे, इसमें स्टेप वेल्स हुआ करते थे जिनको बावड़ियां कहा करते थे, इसमें जलाशय रिजर्वायर हुआ करते थे, तो ये सारी चीजें हुआ करती थी। और आपको पता है कि राजस्थान ड्राई रीजन होने के बावजूद ये जो चित्तौड़गढ़ वाला किला है इसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हमेशा से चर्चा में रहा है, क्योंकि वो बहुत एडवांस रखा गया है। इसीलिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ये आता है। इसको लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया के फॉर्म में भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये टर्म भी आपसे बता सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट का जो संबंध है कि किसके साथ इसको एसोसिएट करके देखा जाता है, तो राजपूतों की जो बहादुरता है उससे हम इसको लिंक करते हैं। रानी पद्मिनी पर जब चर्चा होती है चित्तौड़गढ़ फोर्ट का जिक्र आता है, महाराणा जो महाराणा कुंभा है उनका जिक्र होता है, महाराणा प्रताप होता है, तो यही आपका इनके इसके साथ संबंध होता है। तो 84 जलाशय वाली जो बात है वो हमें इसमें याद रखनी है। ठीक है, अब कल को यही पूछ सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ का किला है कौन से राज्य के अंदर है। बताइए कि जो विजय स्तंभ है, इस पर आपका सवाल पूछा जाता है कि ये किसने बनवाया था, तो ये महाराणा कुंभा ने बनवाया था। कुंभ बोल दीजिए, देखो प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो सकता है, उसको ज्यादा आप लोग सीरियस मत लीजिएगा, लेकिन जो बात है वो जरूर सुनिएगा। वैसे ऐसे प्रोनाउंसिएशन में कभी गलती होती नहीं है, बट हो जाती है जैसे कभी कभी किसी से।
नेक्स्ट है ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित था? भाई बड़ी आसान सवाल है ये तो। द ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मंडल्स? तो ऋग्वेद के टोटल कितने मंडल थे? टोटल थे 10। ये जो ऋग्वेद का डिस्क्रिप्शन है ना, वो हमें पता होना चाहिए कि ऋग्वेद हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और पूरे विश्व के ओल्डेस्ट जो धार्मिक साहित्य हैं, जो टेक्स्ट हैं, उनमें से इसको एक माना जाता है। तो टोटल मंडल कितने हैं? 10 हैं। अगर आपसे टोटल टोटल हाइम्स पूछा जाए कि भाई इसके अंदर कितने सूक्त हैं, तो वो लगभग कितने हैं? 1028 हैं। इस लैंग्वेज में है, तो ये लैंग्वेज यानी कि जो भाषा है वो इसकी कौन सी है? वैदिक संस्कृत। तो लैंग्वेज पे भी मतलब कल को पूछ सकते हैं। और इसके अंदर किस चीज पर फोकस हुआ है? भगवानों की प्रशंसा करी गई है, जो प्रकृति है उसको इसमें पूजा गया है, यज्ञों पर चर्चा हुई है, दर्शन पर बात हुई है। तो ये हमें याद रखना है। अब यार ऋग्वेद का जिक्र हो ही रहा है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि बताइए कि ऋग्वेद के जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भगवान है वो किन किन को माना गया है और वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं इंद्रदेव को सबसे पहले लिखूंगा भाई। इंद्रदेव किसका रिप्रेजेंट करते हैं? वो युद्ध का, वो बारिश का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ऐसे ही अग्निदेव या फिर अग्नि भगवान वो फायर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। वरुण भगवान वो पानी और जो कॉस्मिक ऑर्डर है उसके भगवान है। एक आप सोमदेव का जिक्र सुनेंगे। ये सोमदेव का संबंध है पवित्र पेय से, यानी कि सैक्रेड ड्रिंक। तो ये बातें भाई हमें पता होनी चाहिए। सबसे पुराना वेद पूछा जाए ऋग्वेद को, आप आंसर करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई संगीत और चैंटिंग का संबंध किस वेद से है, तो आप सामवेद को आंसर करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि रिचुअल्स के बारे में किसमें बताया गया है, तो आप यजुर्वेद का आंसर करेंगे। आपसे पूछा जाए कि जादू टोना, मेडिसिन और डेली की लाइफ का विवरण किसमें करा गया है, तो आप अथर्ववेद का आंसर करेंगे। ऐसे ही आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र बताइए कि कौन से वेद से लिया गया है, तो उसमें भी आप ऋग्वेद को ही आंसर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रारंभिक दक्षिण भारतीय गांव के संदर्भ में उर शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट डज द टर्म उर रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्ली साउथ इंडियन विलेजेस? अब चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन पर आधारित टर्म है वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अगर हम दक्षिण भारत के प्राचीन जो गांव हुआ करते थे उनके प्रशासनिक प्रणाली के अंदर अगर किसी भी बात पर बातें करते हैं, वहां पर क्या होता है ना, उनको कुछ टर्म्स दी जाती थी, जैसे कि ये उर। तो ये एक टाइप की क्या हुआ करती थी, गांव की ना एक असेंबली हुआ करती थी जिसको हम ग्राम सभा बोल सकते हैं। ये ग्राम सभा थी। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए अब आप उसमें देख लो, अब विलेज असेंबली या फिर एक काउंसिल, ये सी वाला ऑप्शन जाएगा इसके अंदर। तो अगर आपको आइडिया है तो आपको सिर्फ वही ऑप्शन नजर आएगा। तो ये जनरली जो गांव के आम नागरिक हुआ करते थे उनकी ये असेंबली हुआ करते थे, जिसमें जो उनका लोकल प्रशासन था या फिर गांव के अंदर होने वाले जो अफेयर्स थे उनको हैंडल करने का काम करा जाता था। और चोल प्रशासन आपको पता है कि काफी ज्यादा प्रमुख है। वहां पर उर बहुत ज्यादा कब फेमस है, जहां पर कॉमन विलेज असेंबली नजर आएगी। ऐसे ही सभा, ये एक महत्वपूर्ण टर्म है जिसमें आपको ब्राह्मण विलेज असेंबली देखने के लिए मिलेगी। ऐसे ही आपको नगरम, देखो हिंदी में नहीं लिख रहा हूं लेकिन बोल हिंदी में रहा हूं, तो वो आप याद रखिएगा। नगरम के अंदर क्या हुआ करता था, जो मर्चेंट्स थे यानी कि जो व्यापारी थे या फिर जो ट्रेड एसोसिएशन हुआ करते थे उनके लोग शामिल हुआ करते थे। अब ये जो उर है ये करता क्या था, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि टैक्स कलेक्ट करना हो, वाटर को मैनेज करना हो, लोकल जो मुद्दे उठते हैं उनको रिजॉल्व करना हो, विलेज को डेवलप करने के लिए काम करने हो, तो ये हमें याद रखना है इसमें। ठीक है। तो ये मेजरली चोल डायनेस्टी के समय ये वाले आपको रेफरेंसेस नजर आते हैं, क्योंकि चोल डायनेस्टी साउथ इंडिया के अंदर जो मोस्ट पावरफुल डायनेस्टीज है वो मानी जाती है, जिसके रूलर्स हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। राजा राजा चोल वन हो गए, राजेंद्र चोल वन हो गए, तो ये हमें नाम याद रखना है। भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध और समेकित करने के लिए भारत में पहली बार विधि आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? सवाल बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है।
under which act was a law commission first established in India to codify and consolidate Indian laws? सभी को 1833 की तरफ जाना है, और अगर हम 1833 की तरफ गए तो आपको एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है और उसका चार्टर एक्ट लिखा हुआ है। इंडिया का पहला लॉ कमीशन यानी कि विधि आयोग इस चार्टर एक्ट 1813 के अंदर स्थापित करा गया था, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि भारत के जो नियम है उनको कोडिफाई किया जाए, जो यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम है उसको लाया जाए। तो पहला लॉ कमीशन का चेयरमैन अगर आपसे पूछा जाए, बताओ भाई, ये जो लॉ कमीशन बन रहा है इसके चेयरमैन का नाम बताओ आप लोग कमेंट करके। आसान है, थॉमस, थॉमस करके आप एक मतलब मकॉले करके है, बीच में भी एक नाम है बेबिंगटन करके है, तो आप याद रखिएगा थॉमस बेबिंगटन मकॉले। ये कौन थे? इस पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन थे। इन्होंने बाद में फिर आईपीसी, जिसको हम इंडियन पिनल कोड कहते हैं, उसको ड्राफ्ट करने में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करा था। और ये 1833 वाला जो आपका चार्टर एक्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी एक्ट ने जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया, जो लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन है उसकी स्थापना करी, लॉ कमीशन को स्थापित करा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे ही है, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। देखो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी लिखा गया है। अब आप मुझे इसके बारे में बताओ, इसमें क्या हुआ था? ये वही अधिनियम है ना जिसने जो कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, उसका रूल खत्म करके वहां पर क्राउन के रूल को स्टार्ट किया था। तो ये भी सभी को रटाया जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 को आप कैसे जानते हैं? इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनको एक्सपेंड किया गया था। और ऐसे ही 1773, ये तो ऑब्वियसली ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल की शुरुआत था, जहां पर काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस को स्टार्ट किया गया, ठीक है। लगे हाथ तो ये भी आपको पता होगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट जीजी ऑफ इंडिया, जिनकी शुरुआत इस 1833 के अंदर ही हो रही है। तो हमें यहाँ पर बेंटिक नजर आएंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म में बेंटिक लिख दे रहा हूं, मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और क्या याद रखना है? बस इतना ही बहुत है, बाकी आगे देखेंगे, कोई सवाल आएगा तो वहां पर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान हमें भरना है। भारत में 2016 के खेलों में किसमें अपना ओलंपिक पदार्पण किया, जिससे एक शताब्दी से भी अधिक समय के बाद इस खेल की ओलंपिक में वापसी हुई? फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमें बताना था कि इंडिया मेड इट्स ओलंपिक डेब्यूट इन विच ऑफ दीज फॉलोइंग गेम्स एट द 2016 गेम्स, मार्किंग द रिटर्न ऑफ द स्पोर्ट टू द ओलंपिक्स आफ्टर मोर देन अ सेंचुरी। अब देखो, कहने के लिए काफी सारे लोग यहाँ पर ना डिबेट करेंगे कि भाई देखो 2016 के ओलंपिक्स रिलेटेड इन्होंने बात कर ली, लेकिन ये बहुत कठिन नहीं है। मतलब कुछ लोगों के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चीज को पहले नहीं पूछा गया है। अगर आपने मल्टीपल सोर्सेज से या फिर पिछले सालों में पूछे गए सवालों को अच्छे से डिस्कस किया है, अब डिस्कस करने का मतलब यह है कि किसी जगह पर 2016 के इस सवाल को उन्होंने पूछ लिया, वहां पर ये आपको पता चला था कि रग्बी को उस समय पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और वहां पर इंडिया का भी इसके अंदर रिटर्न हो रहा है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2016 की बात हो रही है, तो इसके ओलंपिक के जो खेल हुए थे वो होते रियो डी जेनेरियो में, यानी कि ब्राजील के अंदर। और वहां पर इंडिया ने पहली बार, ये जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपको, रग्बी, इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेशन किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रग्बी का ओलंपिक गेम में जो कमबैक है वो भी 100 से ज्यादा सालों के बाद इस 2016 के ओलंपिक गेम में हुआ था। लास्ट टाइम जब रग्बी को खेला गया था वो 1924 के अंदर खेला गया था, और फिर लॉन्ग इस इतने बड़े गैप के बाद 2016 के अंदर रियो ओलंपिक्स में इसको वापस इंक्लूड करा गया। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, द एब्सोल्युटली ट्रू डायरी ऑफ अ पार्ट टाइम इंडियन, द एब्सोल्युटली ट्रू डायरी ऑफ अ पार्ट टाइम इंडियन पुस्तक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो, ये वाला आपको तरीका आजकल एग्जाम्स में सवालों को पूछने के लिए मिलता है देखने के लिए, जिसमें वो किसी किताब को उठाता है, वो ये आपसे नहीं पूछते हैं कि बताइए इस किताब के लेखक कौन है, अब उस किताब के फीचर्स के बारे में वो आपसे बात करता है, ठीक है। अब एक एक करके स्टेटमेंट वाइज ही इसमें जाना मेरे ख्याल से सही रहेगा। पहला देखते हैं। अच्छा, ये जो एब्सोल्युटली ट्रू डायरी ऑफ अ पार्ट टाइम इंडियन है, इसके बारे में आपको क्या पता है? एक फेमस नॉवल है, लिखने वाले व्यक्ति कौन है?
शेरमान एलेक्सी, शेरमान एलेक्सी, इनका नाम याद रखिएगा, काफी फेमस नॉवेलिस्ट है। तो एक बार स्टेटमेंट वाइज हम इसमें एनालिसिस करते हैं। पहला है, अपनी अनूठी कथा शैली और अमेरिकी ऐतिहासिक साहित्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण इसे उपन्यास के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला। क्या ये सही है? इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर गलत, क्योंकि ये बुक को पुलित्जर पुरस्कार नहीं मिला है, तो इसीलिए मुझे गलत करना पड़ेगा। दूसरा है, इस उपन्यास ने मूल अमेरिकी पहचान और युवा संघर्षों के गहन चित्रण के लिए राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार को जीता था। द नोवेल वॉन द नेशनल बुक अवार्ड। ये वाला जो ऑप्शन है सही जाएगा। तो इसका कई सारा थीम डिस्कशन इसके अंदर करा जाता है, काफी चर्चित पुस्तक रही है। जो भी बड़े बड़े हिस्टोरियंस हैं, इस बुक का रेफरेंस वो देते हैं। इसके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस पर बात हुई है। इसमें जो रेसिज्म का सामना करना पड़ा था अमेरिका के अंदर, पॉवर्टी हो, जो टीनेज टाइम में लोगों को स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं, या फिर जो नेटिव अमेरिकन लाइफ है, ये सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं। इसमें नेटिव अमेरिकन को अमेरिकन इंडियंस भी कहा जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म इन्होंने यूज करी थी, ये जो पहला वाला स्टेटमेंट हमने गलत किया था, पुलित्जर प्राइज पुरस्कार, जो कि इसको नहीं मिला है। तो पुलित्जर पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? ये तो आपको पता है ना, वो जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है, जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, या फिर अगर कोई म्यूजिक कॉम्पोजिशन करता है तो वहां पर भी आपका पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ओनली स्टेटमेंट 2 की वजह से ये बी वाला ऑप्शन इसमें सही जाएगा। नेक्स्ट है, वित्त आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? यार ये कितना आसान सवाल कर दिया आप लोगों के लिए। द फाइनेंस कमीशन इज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सभी लोग आंख बंद करके ये आर्टिकल 280 को इसमें खींच मारेंगे। वित्त आयोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित होता है, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑब्वियसली 280 आर्टिकल के तहत बन रहा है, तो संवैधानिक निकाय तो रहेगा ही रहेगा। अब मुझे ये बताओ कि इसके मुख्य काम क्या होते हैं? जैसे कि केंद्र और राज्यों के बीच में मान लो कि कोई विवाद हो गया, इसको लेकर टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को रिकमेंड करने को लेकर, तो ये आपका इन्वॉल्व रहेगा। वर्टिकल डेवोल्यूशन इसके अंदर करा जाता है। वर्टिकल डेवोल्यूशन बोले केंद्र वर्सेस स्टेट की जो रेवेन्यू शेयरिंग है, उसमें ही काम करता है। हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन में काम करता है, यानी कि स्टेट्स के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है। और ग्रांट्स इन एड भी ये आपका काम करता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लगे हाथों मुझे बताइएगा कि जो व्यक्ति या जो पद इसको अपॉइंट करता है वो कौन होता है? वो देश के राष्ट्रपति होते हैं। हर 5 साल में इसको गठित किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लेटेस्ट जो फाइनेंस कमीशन है वो कौन से नंबर का है, तो वो है 16th फाइनेंस कमीशन। ये नंबरिंग भी हमें याद रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि अभी के हमारे फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन है, तो वो है अरविंद जी, जिन्हें हम अरविंद कंगरिया के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखेंगे इनको। देखो इसके अंदर और भी आर्टिकल आपको दिए गए हैं, जैसे कि इन्होंने सेकंड ऑप्शन के अंदर 268 का यूज हुआ है। आप में से अगर किसी को पता है कि आर्टिकल 268 इज एसोसिएटेड विद व्हाट सब्जेक्ट, तो याद रखिएगा जो भी यूनियन की ड्यूटीज हैं उन पर ये आपका आर्टिकल संबंधित है। ठीक है। तो इसमें ऐसे है कि ड्यूटीज लगाई तो यूनियन के द्वारा जाती हैं, लेकिन वो कलेक्ट करी जाती हैं राज्य से, तो उस पर संबंधित ये बातें करता है। आर्टिकल 246 भी काफी चर्चित है, जो लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर लिख देता हूं, लेजिस्लेटिव पावर के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। और आर्टिकल 365 तो चर्चित है ही, स्टेट फेलियर टू कंप्लाई विद यूनियन डायरेक्शंस। ठीक है, लिख देता हूं, स्टेट फेलियर टू कंप्लाई विद यूनियन डायरेक्शंस, यानी कि अगर किसी राज्य की मशीनरी खराब हो जाती है, मशीनरी बोले तो वहां पर सिस्टम फेल हो जाता है, तो उनको यूनियन की डायरेक्शंस के साथ चलना पड़ता है फिर। तो याद रखेंगे ये बातें। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में उच्च ऊर्जा स्तरों यानी कि बड़े एन मान की ओर बढ़ते हैं, क्रमिक स्तरों के बीच ऊर्जा का अंतर क्या होता है? मुझे ये सवाल बहुत पसंद है, क्योंकि साइंस का डिस्कशन बड़ा ही मजेदार होता है, और आधे लोग सिर्फ मजाक कर रहे हैं क्लासेस के अंदर पढ़ाने के नाम पर।
वो बस आपको पढ़ा देंगे ऐसे होता है वैसे होता है, बट दे डजंट नो एनीथिंग। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर बात कर लेते हैं। एज वी मूव टू हायर एनर्जी लेवल्स यानी कि लार्जर एन वैल्यूज की तरफ इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव लेवल्स इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर पहले इंक्रीज करती है और फिर डिक्रीज करती है। तो पहले तो आप इस बोर मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन फिग है होते हैं वो फिक्स एनर्जी लेवल या फिर शेल्स में आपको रिवॉल्व करते हुए नजर आते हैं, और जैसे जैसे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि एन बढ़ता है तो एनर्जी लेवल्स एक दूसरे के क्या होते हैं और पास आने लगता है, और इसीलिए जो सक्सेसिव लेवल्स है उनके बीच में आपको एनर्जी गैप क्या नजर आता हुआ नजर आएगा, कम होता हुआ। भाई पास अगर आएंगे तो एनर्जी लेवल के बीच की जो गैप है वो क्या होगी, वो कम होगी ना। यानी कि एन वन से लेकर एन टू तक एनर्जी डिफरेंस बड़ा होता है, लेकिन जब आप N5 और N6 के बीच में डिफरेंस देखेंगे ना तो वो आपको काफी छोटा नजर आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन्होंने पूछा कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव लेवल्स, जैसे जैसे हम हायर एनर्जी लेवल के अंदर बढ़ते जा रहे हैं तो वो डिक्रीज करता है कॉन्टिन्यूसली। हम यहाँ पर बी ऑप्शन को पिक करेंगे। क्यों करेंगे वो भी मैंने आपको बताया, एनर्जी लेवल एक दूसरे के और क्लोज आ जाते हैं जब हम ऐसा करते हैं, और इससे जो सक्सेसिव लेवल्स के बीच का एनर्जी गैप है वो कॉन्टिन्यूसली कम होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, हाइड्रोजन एनर्जी की जो हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी होती है उसका एक फॉर्मूला हमें पढ़ाया जाता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप याद रख पाए तो En इक्वल्स टू माइनस में रहता है कितना, 13.6 डिवाइड कितना करते हैं हम, एन स्क्वायर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको याद रख लीजिएगा, मतलब इस फॉर्मूले से भी क्लियर है कि जो हायर एन पर एनर्जी लेवल है वो आपका पास पास ही नजर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है, यानी कि द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। आपको करंट अफेयर के अंदर मल्टीपल स्कीम्स और उन स्कीम्स से संबंधित जो मंत्रालय हैं उन पर मैं आधारित डिस्कशन ऑलरेडी काफी बार कराता रहा हूं। पहले जो हम वीकली करंट अफेयर डिस्कशन करते थे उसमें भी मैंने इन बातों पर डिस्कशन किया था। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन यानी कि जिसको एनबीएचएम के नाम से भी आप चर्चा में सुनते हैं, जिसको हम राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है, जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर इन्होंने दिया है। इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, जो मधुमक्खी पालन है उसको प्रमोट करेगा, हनी प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करेगा, किसानों की इनकम इससे इंक्रीज करने का काम करेगा। तो ये हमें याद रखना है। तो हनी प्रोडक्शन, शहद उत्पादन। पॉलिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, फसलों की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा इनकम भी क्या करते हैं हम, किसानों की अतिरिक्त जो कमाई है वो इसमें हेल्प करा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्तमान में कौन सा क्षेत्र अपने समग्र लिंग अंतर को कम करने में अग्रणी है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, विच रीजन करंटली लीड्स इन क्लोजिंग इट्स ओवरऑल जेंडर गैप। भाई देखो हर साल मल्टीपल रिपोर्ट्स लाई जाती हैं, उन रिपोर्ट्स के अंदर रैंकिंग या फिर संबंधित अगर कोई अच्छी चीज हुई होती है, जैसे कि यहाँ पर किसी रीजन के अंदर ओवरऑल जेंडर गैप के अंदर काफी इन्होंने कम करने का काम किया है, तो ऐसे जो डिस्कशन है ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें ये जो यूरोपियन यूनाइटेड नेशंस हैं इनके अंदर ये गैप काफी कम हुआ है। अच्छा, ये तो हमने जान लिया क्योंकि रिपोर्ट के अंदर बात आई थी। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है कि ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, डब्ल्यूईएफ करता है। डब्ल्यूईएफ बोले तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो इसको पब्लिश करने का काम करता है। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार जो यूरोपियन रीजन या फिर यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं जेंडर गैप क्लोज करने में वो सबसे आगे रहे हैं, वो ये आपका चर्चा में था। ठीक है, अच्छा आप में से कई सारे लोग बोलोगे कि जेंडर गैप का मतलब बता दो, तो देखो महिलाएं हों या फिर पुरुष हों उनके बीच में डिफरेंस को मेजर किया जाता है हर क्षेत्र के अंदर, कि एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर कैसा चल रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा चल रहा है, उनका आर्थिक पार्टिसिपेशन कितना है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उनको कितनी दी गई है। अब इसमें क्यों यूरोप आगे निकल गया, क्योंकि वहां पर बेटर एजुकेशन का एक्सेस है, जो महिलाएं हैं वो एम्प्लॉयमेंट रेट्स उनके हाई हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनकी बेटर हुई है, अपॉर्चुनिटीज वहां पर जो इक्वल अपॉर्चुनिटी वाले नियम है वो उनको बेटर प्रोवाइड करे गए हैं।
और अगर आप इंडिया की तरफ देख लें तो आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में कंपैरेटिवली हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है ना इंडिया के अंदर, वहां पर हमें परेशानी झेलने के लिए मिलती है। बाकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में, ये रटा हुआ होगा आपको, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को मापते समय आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे बाहर रखा जाता है? अभी देखो ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली एक्सक्लूडेड व्हेन मेजरिंग अ कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें हम एक एक करके ऑप्शन वाइज जाएंगे, ठीक है। इन्होंने लेकिन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली एक्सक्लूडेड, जिसको हम बाहर रखते हैं, उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पहला है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोक्ता व्यय यानी कि कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम इंक्लूड करते हैं, जीडीपी में इंक्लूड होता है ना, ठीक है। दूसरा है सार्वजनिक सेवाओं पर सरकारी व्यय यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक सर्विसेज को भी आपका जीडीपी कैलकुलेशन के अंदर इंक्लूड करा जाता है। तीसरा है द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड इन प्रोडक्शन यानी कि उत्पाद में प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य जीडीपी कैलकुलेशन में गुरु इंक्लूड नहीं करा जाता। बोले तो आपको पता है जीडीपी जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, वो किसी कंट्री के अंदर एक साल में प्रोड्यूस हुई जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज यानी कि वस्तु एवं सेवाएं हैं, उनकी टोटल वैल्यू है। सिर्फ फाइनल गुड्स को ही तो इसमें काउंट करा जा रहा है, इसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, उसको हम एक्सक्लूड करके चलते हैं, समझ गए। तो इसीलिए जो सी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही जाता। अब आप में से कई सारे लोग बोलेंगे कि ये कौन से हैं इंटरमीडिएट गुड्स? अरे ये वो वस्तुएं हैं जो किसी दूसरी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में यूज होते हैं। तो कोई अगर फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में चीज यूज हो रही है, तो हम तो फाइनल प्रोडक्ट की ऑलरेडी वैल्यू जीडीपी में कैलकुलेट कर ही रहे हैं, तो हम इंटरमीडिएट वैल्यू को क्यों यूज करेंगे? नहीं करेंगे ना। भी जैसे ब्रेड है, वो फाइनल प्रोडक्ट है, उसका अमाउंट प्रोडक्शन में जितना लगा वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन जो फ्लावर है यानी कि जो आटा है वो इंटरमीडिएट गुड है, अगर दोनों को हम काउंट करेंगे तो ये डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी, इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स को हम जीडीपी से एक्सक्लूड करके चलते हैं, ठीक। चलिए भाई, पाइका नृत्य के प्रदर्शन खंडों को व्यवस्थित करें यानी कि अरेंज द परफॉर्मेंस सेगमेंट्स ऑफ पाइका नृत्य। भाई देखो एक नृत्य का नाम दिया है पाइका नृत्य, अब मल्टीपल डांस फॉर्म्स हमारे देश के अंदर यूज होते हैं, हर डांस फॉर्म्स के कुछ अलग अलग फीचर्स होते हैं। जिस नृत्य का यहाँ पर नाम दिया गया है उसके प्रदर्शन खंडों को इन्होंने हमें व्यवस्थित करने के लिए कहा है, जिसमें चार जो इन्होंने हमें खंड दिए हैं उसमें है शुद्ध शंख बजाना, भाल तलवार की लड़ाई का अभ्यास, कलाबाजी, सामूहिक विजय उद्घोष, जय जगन्नाथ। अभी जो पाइका नृत्य है ना, पहले तो हमें संबंधित राज्य याद रखना है, आप याद रखेंगे उड़ीसा। इसकी एक मार्शल फोर्स डांस है, और ये डांस वहां के जो योद्धा हैं, वहां के जो वॉरियर्स रहे हैं, उनकी बहादुरी और उनकी बैटल की स्किल्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, युद्ध का शंख बजाते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी जो ढाल और तलवार होते हैं उससे अभ्यास करते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी जो कलाबाजियां हैं यानी कि एक्रोबेटिक समरसॉल्ट्स हैं वो दिखाने का काम करते हैं, देन फिर उसके बाद अपनी ग्रुप विक्ट्री यानी कि एक तरीके से जो सामूहिक विजय उद्घोष होता है उसको करता है। तो ये सीक्वेंस क्या रहेगा वो आप देख लीजिए, जो भी अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। चलिए अब देखो एक हम जैसे ये पाइका नृत्य का यहाँ पर जिक्र होना है, तो आपने एक पाइका विद्रोह का नाम सुना होगा जो 1817 के अंदर हुआ था, अंग्रेजों के रूल के अगेंस्ट में उस समय पर एक शुरुआती अपराइजिंग इसको माना जाता है, ठीक है। काफी बड़े बड़े नाम इससे जुड़े हुए हैं, जैसे आपने बख्शी जगत बंधु का नाम सुना होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बख्शी जगबंधु, ये एक बड़ा नाम है जो कि इस विद्रोह से संबंधित है, मतलब पाइका रेबेलियन के ये मेजर लीडर थे, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी 1907 में जर्मनी में स्टागर्ट में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी राष्ट्र कांग्रेस में भारतीय ध्वज का पहला संस्करण चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कॉमन सा सवाल है, कई बार आपके एग्जाम्स में इसको घुमा फिरा कर पूछा जा चुका है। सवाल ने क्या पूछा, हु इज क्रेडिटेड विद होइस्टिंग द फर्स्ट वर्जन ऑफ द इंडियन फ्लैग एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस इन, कहां पर हुआ था वो? जर्मनी, स्टगर्ट के अंदर। कब हुआ था? 1907 के अंदर। तो जो नाम है वो है भीकाजी कामा,
इनको ये श्रेय दिया जाता है। 1907 का ये समय था, जर्मनी के स्टटगार्ट सिटी के अंदर जो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस थी, उसके दौरान उन्होंने हमारे देश का जो झंडा है उसका अर्ली वर्जन फहराने का क्रेडिट दिया जाता है। इन्हें कई सारे नाम दिए जाते हैं, इन्हें मैडम कामा भी कहा जाता है। भारत के आजादी के आंदोलन के इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी लीडर्स के रूप में इनको जाना जाता है। तो जगह कौन सी थी? जर्मनी स्टटगार्ट। समय कौन सा था? 1907 का। इवेंट कौन सा था? इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस। ये सभी बातें हमें याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, आप में से कई सारे लोग पूछोगे कि तो ये जो बीकाजी कामा या फिर मैडम कामा के द्वारा जो फहराया हुआ फ्लैग था, वो इंडियन फ्लैग के बराबर ही था, मतलब वैसा ही था, लेकिन या अलग था? वो अलग था। उसके अंदर वंदे मातरम लिखा हुआ था, उसके अंदर हरा और जो केसरिया है वो रेड कलर्स का यूज करा गया था। तो ये थोड़ा बहुत डिस्कशन आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहीं पर भारत के ध्वज की बात हो रही है, तो बताइए भारत का जो ध्वज का प्रेजेंट वाला डिजाइन है इसको कब अडॉप्ट करा गया था? प्लीज याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947। ये डेट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे जो फ्लैग के डिजाइनर थे वो कौन थे, तो उसमें आपको पिंगली वेंकैया का नाम याद रखना है। पिंगली वेंकैया ये डिजाइनर है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विशाखापट्टनम में किस पहल का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी स्थान उपलब्ध कराना है? अभी देखो, करंट अफेयर बेस्ड सवाल है। आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, आपको नजर आता है कि किसी राज्य के किसी शहर के अंदर कोई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया जो कि काफी प्रशंसनीय है। तो ऐसे ही विशाखापट्टनम के अंदर कुछ एक इनिशिएटिव लिया गया, उस पर उन्होंने सवाल पूछ लिया। सवाल क्या पूछता है? व्हाट इनिशिएटिव इन विशाखापट्टनम aims to provide an inclusive space for differently abled children? तो विशाखापट्टनम में लॉन्च की गई एक ऑल एबिलिटीज पार्क, ये जो ऑप्शन नंबर सी में इन्होंने दिया है, इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव स्पेशली जो एबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए एक इंक्लूसिव रिक्रिएशनल स्पेस को प्रोवाइड करना है, जिसमें उनको व्हील चेयर फ्रेंडली डिजाइन दिया गया है, इंक्लूसिव खेलने के उनको इक्विपमेंट दिए गए हैं, सेंसरी प्ले एरिया वहां पर बनाए गए हैं, काफी सेफ एनवायरनमेंट बनाया गया है बच्चों के लिए। तो ये चर्चा है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया में एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन पर अब ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, और ये इनिशिएटिव इक्वल पार्टिसिपेशन पर ध्यान दे रहा है, सोशल इंक्लूजन पर ध्यान दे रहा है, चाइल्ड फ्रेंडली जो अर्बन डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करने का काम कर रहा है। तो ये ऑल एबिलिटी पार्क आपका चर्चा में था, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किरण मजूमदार शो की उपलब्धि का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स किरण मजूमदार शोज अचीवमेंट? देखो, एक बहुत बड़े पर्सनालिटी हैं किरण मजूमदार शो। अब उन पर संबंधित उन्होंने पूछ लिया कि कौन सा उनके अचीवमेंट को बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये जो किरण मजूमदार शो है ना, वो इंडिया की बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अग्रदूत माने जाते हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी स्थापित करी जिसका नाम है बायोकॉन। तो शी फाउंडेड इन्फोसिस बायोटेक इन 1981। क्या ये वाला सवाल इसके अंदर जाएगा? जी नहीं। शी इज इंडिया फर्स्ट वुमेन टू हैड अ टॉप बायोटेक कंपनी, ये वाला ऑप्शन इसके अंदर सही जाएगा। और इंडिया की पहली सक्सेसफुल वुमेन बायोटेक एंटरप्रेन्योर्स में भी अपने आप को अपना नाम दर्ज कराती हैं। बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को इंडिया में ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने का काम किरण मजूमदार शो को दिया जाता है, मतलब श्रेय। अफोर्डेबल मेडिसिन और इंसुलिन प्रोडक्शन में इन्होंने अपना योगदान दिया। तो याद रखिएगा, ये बायोकॉन का फाउंडेशन कब रखा गया? 1978 में किया गया था। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? बेंगलुरु में है। तो ये बातें भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन 1950 से 1990 के बीच भारतीय कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन की विफलता को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? Which statement best reflects the failure of structural transformation in Indian agriculture between 1950 से 1990? एक बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी बेस्ड सवाल है। अब इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर हमें एक एक करके ऑप्शन वाइज जाना है। पहला, एग्रीकल्चरल जो जीडीपी है वो डबल कर दी गई, यानी कि सकल कृषि सकल घरेलू उत्पाद दोगुना हो गया। ग्रोथ होना
फेलियर को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो ये वाला तो कोई भाई रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। दूसरा है कृषि कार्यबल में तेजी से गिरावट आना, क्या इसका एक मेन कारण है? जी नहीं। एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स डिक्लाइन करता रैपिडली वाली बात गलत है। अगर वर्कफोर्स रैपिडली डिक्लाइन होता तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल माना जाता। तीसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर एब्जॉर्ब्ड एक्सेस लेबर, जी नहीं। ये भी सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन ही माना जाता है अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सेस लेबर को एब्जॉर्ब कर ले तो। लेकिन चौथा ऑप्शन है 65% ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्ड इन एग्रीकल्चर, और यही वो मेन ऐसा स्टेटमेंट है जो कि फेलियर बनता है किसी भी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर में, जो 1950 और 90 के बीच में देखा गया। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बाय द वे? इस संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था का ग्रेजुअली एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर की तरफ शिफ्ट होना। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर क्या होता है, टाइम के साथ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम हो जाती है और इंडस्ट्री और सर्विसेज जॉब्स बढ़ती हैं। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम क्या हुई 1950 और 90 के इस पूरे के पूरे पीरियड में? एग्रीकल्चर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम हो गया, लेकिन बहुत लार्ज जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के अंदर ही बनी रही, यानी कि प्रोडक्टिविटी हमारी लो रही और एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट भी हमारा स्लो रहा, और इसी को हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का फेलियर मानता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो एक एक करके कथन ही देखते हैं कि क्या क्या कथन कहता है। पहला, इंटरस्टेट काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1990 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। आंख बंद करते ही हमें इसको सही कर देना है। सरकारिया कमीशन ने ही सेंटर और स्टेट के रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए इसकी रिकमेंडेशन दी थी और 1990 में इंटरस्टेट काउंसिल को स्थापित करा गया था। दूसरा, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 263। बिल्कुल आंख बंद करके आंसर करना है, क्योंकि इंटरस्टेट काउंसिल अनुच्छेद 263 के अंदर प्रोवाइड की गई है, इसीलिए ये एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, इसमें राज्यों के बीच अनुपालन लागू करने की शक्तियां हैं, यानी कि इट हैज द पावर्स टू इन्फोर्स कंप्लायंस अमंग स्टेट्स, जी नहीं, ये गलत है। इंटरस्टेट काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी है, इन्फोर्समेंट पावर नहीं होती है इसके पास, ये रिकमेंडेशंस और डिस्कशन करने का काम करती हैं। जैसे कि केंद्र और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना हो, पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन करने हो, इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट्स है उनको डिस्कस करना हो, या फिर जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको प्रमोट करना हो। तो यहाँ पर पहला और दूसरा करेक्ट थे, इसीलिए ये जो ए वाला ऑप्शन है ये हम इसमें मार्क करेंगे। सरकारिया कमीशन इंपॉर्टेंट है, केंद्र और राज्य के जो रिलेशन है उनको रिव्यू करने के लिए इसको बनाया गया था। तो ये ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई यही था डिस्कशन, ये हमने स्टार्ट किया था 22 सितंबर 2025 की जो शिफ्ट नंबर 1 थी उसका। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी सॉल्यूशंस के साथ। कहां पर? मेरे इस एप्लीकेशन edu24 पर। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर अगर आप में से किसी को भी किसी डाउट के लिए मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम रॉबिन SIRG आप अपने पास रखिएगा। आप यहां पर जाकर मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिएगा। इंडिविजुअल बेसिस पर आप लोगों को आपकी तैयारी के अंदर गाइड करने का भी काम मैं करता हूं, तो वो वाली बात भी आप कर सकते हैं। बाकी ये मेरा एप्लीकेशन जो है इसको आप एक बार एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। इसमें काफी सारे कोर्सेज आप लोगों के लिए मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, जैसे कि एक 20,000 से ज्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन का बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड मैंने एक कोर्स प्रोवाइड कर रखा है, वो भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।